हेलो बच्चों, मैं रितेश पांडे आप सभी लोगों का देहरादून डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज हमारा वीडियो नंबर 4 है जिसमें हम कूलम्स लॉ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया था और कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया था। दोनों इंपॉर्टेंट थे। होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वो जरूर पढ़ा होगा और समझा होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो और इसमें हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों चीजें आ जाती हैं। हम करेंगे इसको ग्रेविटेशनल लॉ से। ठीक है, ये देखेंगे कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है या दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं। दोनों में ही याद करो जरा, कूलम्स लॉ तभी पढ़ा और ग्रेविटेशनल लॉ 11th क्लास में पढ़ा था। याद करो तो दोनों के अपॉन में ही r² आ रहा था और दोनों का मीनिंग क्या हो गया, दोनों ही इनवर्स लॉ को फॉलो करेंगे। एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो चार्ज है और जो ये मास था, ग्रेविटेशन वाले मास और कूलम्स वाले में चार्ज, दोनों चार्ज या मास जो भी पुट होगा उनके सेंटर से दोनों के सेंटर से एक लाइन मिला दो। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा वो उस लाइन की डायरेक्शन में ही होगा, उसके आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, मीन्स अगर फोर्स की डायरेक्शन और दोनों चार्ज या दोनों मास के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, कहीं से उसमें कोई कर्व शेप नहीं आएगा। ये है इस लाइन का मीनिंग। ठीक है, अब डिफरेंस की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसमें चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं ना, इसका मतलब फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है मीडियम पर, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको कूलम्स लॉ भी कहते हैं वो डिपेंड करता है मीडियम पर। ठीक है, ये आपके हो सकता है 1 मार्क्स के लिए कुछ सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी एक पूछ ले, तो इस चीज के लिए इसको ध्यान रखो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मीनिंग ये होता है कि मान लेते हैं कि एक सिस्टम है, उसमें बहुत सारे चार्ज होंगे। अब जब बहुत सारे चार्ज होंगे तो हर 2 चार्ज में अपना अपना फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है? तो ऐसे ही पूरे बॉडी में जितने चार्ज होंगे और जितने पेयर ऑफ फोर्स बन रहे होंगे उन सब का एडिशन ही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि भाई एक सिस्टम है, इसमें 3 चार्ज हैं, Q1, Q2 एंड Q3। कितने फोर्स बनेंगे इसमें? एक Q1 Q2 का बनेगा और एक Q2 Q3 का बनेगा। ठीक है, ये तो 2 बनेंगे, इन दोनों का सम कर दो तो जो फोर्स आएगा वो उस बॉडी का नेट फोर्स होगा। यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ऐसे और बहुत सारे फोर्स चार्ज इंक्रीज कर लो और नंबर ऑफ फोर्स निकाल लेते हैं हम। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो वैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डायरेक्ट डेफिनेशन तो बहुत कम ही पूछी जाती है। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि चार्ज Q डिवाइडेड इन 2 पार्ट। ठीक है, एक चार्ज Q है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। व्हेन दीज 2 पार्ट आर केप्ट इन सम सेपरेशन, और उसको किसी उनके मतलब उन दोनों चार्ज को किसी डिस्टेंस पे पुट कर दिया। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मीन्स वही कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। ठीक है, तो हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी। तो डायग्राम में आप देख रहे हो एक चार्ज x है तो दूसरा Q - x ही होगा और डिस्टेंस हो गई r। ठीक है, तो फोर्स निकालते हैं भाई। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन r²। तो F इज इक्वल टू क्या जाएगा, वो जो एरो के बाद लिखा हुआ है, तो F और बाकी जो कंटेंट है उनके बीच में इक्वल भी है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू K, पहला चार्ज कितना है x, दूसरा चार्ज कितना है Q - x और अपॉन r²। तो kx के अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो कितना हो गया, F इज इक्वल टू kx³ - kx² अपॉन r²। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया, इतना इजी था। अब इस चीज को ध्यान रखना और रट लेना कि मैक्सिमम फोर्स
कब होगा? जब उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो। ठीक है, इसकी बाकी डिटेल तो खैर मैथ्स में है, बट हमें इतना ही ध्यान रखना है कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी विल बी 0। जिस भी क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा होगा उसको डिफ्रेंशिएट कराओ, 0 के इक्वल कर दो। कुछ भी क्वांटिटी पूछे कोई मतलब नहीं, तो डिफ्रेंशिएशन कराया इक्वल टू 0 कर लिया। ठीक है, तो f की वैल्यू थी के एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो इसको डिफ्रेंशिएट करा दिया, तो अब सेपरेट कर दिए दोनों को, तो डी बाई डी एक्स के एक्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स के एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब देखो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन तो होगा ही नहीं, कांस्टेंट टर्म का तो होगा नहीं, तो के क्यू और आर ये तीनों कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। तो बच्चे के अंदर ब्रैकेट के अंदर x, ये देखो यहाँ पे x नहीं लिखा हुआ है, नोट्स बनाते टाइम इसको x वहाँ पे जरूर मेंशन कर लेना। ठीक है, तो dx अपॉन x हो जाएगा, माइनस के बाद वाले कंटेंट में देखो तो k और r कांस्टेंट है। ठीक है, तो k अपॉन आर स्क्वायर और dx स्क्वायर अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 1, तो वो तो टर्म एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के अपॉन आर स्क्वायर वही रहेगा, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है नहीं मालूम। ओके, तो डी बाई, याद करो जरा 11th क्लास, तो वहाँ पे एक चीज पढ़ी थी, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू, क्या आया था? जो पावर होती है वो पहले आ जाएगी n और x माइनस n माइनस 1, मीनिंग जितनी पावर होती है वो पहले आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ये तो होता है, यहाँ पे भी वही एज्यूम करो, x टू दी पावर n इज 2, तो पावर पहले आ जाएगी 2 और जितनी पावर होगी उसमें से 1 माइनस करा दो, 2 माइनस 1 इज 1। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब क्या किया, एक टर्म को दूसरी साइड भेज दिया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वैसे रखा, दूसरी साइड कौन चला गया? के अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2x, तो k से k कट जाएगा। क्लियर है? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या? q इज इक्वल टू एक्स, सॉरी q इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू q अपॉन 2, मीनिंग एक चार्ज की वैल्यू कितनी है? q बाई 2, तो दूसरे चार्ज की कितनी होगी? वो भी q बाई 2। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन भले कॉम्प्लिकेटेड सा लगा हो, बट सॉल्यूशन में इतना ज्यादा वो टफ नहीं है, बस करना क्या है, हमें चीजों को समझ के रखना है। ठीक है, एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो एमसीक्यूज में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं, पेट क्वेश्चन ये कह लो। कह रहा है कि अ बॉडी हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, एक बॉडी है जिसके अंदर कितना चार्ज है? वही पॉजिटिव चार्ज है 8 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। इट हैज कितना भाई? इट हैज क्या? एक्सेज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेज ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन एंड डेफिशिएंसी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी मीन्स होता है कमी। ठीक है, तो Q हमें दे रखा है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, E हमें नोन होना चाहिए 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और N हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, Q इज इक्वल टू एन ई, तो मीनिंग N इज इक्वल टू Q अपॉन ई। Q और E की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो 10 टू द पावर माइनस 19 10 टू द पावर माइनस 19 कर कैंसिल हो जाएंगे, और कैलकुलेशन के बाद हमें आंसर मिल गया 5। क्लियर है यहाँ तक? मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, लेकिन अब एक्सेज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, कंफ्यूजन किस पे टिक लगाए भाई? एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका क्या मतलब हुआ? नेगेटिव चार्ज की शॉर्टेज होगी ना, मतलब कमी होगी, मीनिंग डेफिशिएंसी। ठीक है ना, तो ये डेफिशिएंसी है, तो आंसर इज बी। तो एमसीक्यूज की भी आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ठीक, तो ये आज हमारे 2 न्यूमेरिकल थे, जिनके बेस पे आपके पास जो भी बुक होंगी, नहीं तो नेट से आप निकालो और फिर करने की प्रैक्टिस करो। जो नहीं आता है वो हमें भेजिए कमेंट करके, उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। गुड लक।